ज़रा तसव्वुर कीजिए कि कैसा हो अगर आप सिर्फ सोचने से अमीर बन सकते हो, और यही नहीं जितना चाहें उतने अमीर बन सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि ये मुमकिन है तो आप यकीनन कहेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। चलें आज इसी पर बात करते हैं कि इंसान सिर्फ सोचने से कैसे दौलतमंद या जो भी वो अचीव करना चाहता है वो हासिल कर सकता है। नाजरीन, नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में दुनिया के 500 कामयाब तरीन लोगों की जिंदगी का मुताला करके 13 ऐसे सुनहरी असूल बयान करता है जिनसे आप अपने इन ख्वाबों को ताबीर दे सकते हैं जो बज़ाहिर आपको नामुमकिन लगते हैं। नाजरीन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मिस ना करें उन बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ों को जो आगे आने वाली हैं। फिर बात करते हैं कि नेपोलियन हिल अपनी इस किताब में दौलतमंद बनने के लिए सबसे पहली शर्त जो वो बताता है वो है डिज़ायर। नेपोलियन हिल कहता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। डिज़ायर मतलब किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाहत होना। ये कोई ख्वाहिश या उम्मीद नहीं होती, इसका मतलब कि वो चीज़ आपको किसी भी हाल में चाहिए और आप वो हासिल करके रहोगे। नेपोलियन हिल थॉमस एडिसन की मिसाल देता है जो एक इन्वेंटर था जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। एक आदमी था जिसका नाम एडविन बैरन्स था। वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही वो एडिसन को इतना जानता था, लेकिन उसके अंदर इस चीज की इतनी ज्यादा चाहत थी कि वो किसी भी हालत में एडिसन का पार्टनर बनना चाहता था। इसने ये नहीं कहा खुद से कि वो इसके पास कोई अच्छी नौकरी कर लेगा। उसने ये सोच लिया था कि उसने बिजनेस पार्टनर ही बनना है और वो बन कर ही रहेगा। जब वो इसके ऑफिस पहुंचा तो एडिसन ने इसे जो भी काम दिया इसने वो किया। शुरू में इसने इस ऑफिस में छोटे से छोटा काम किया, कई साल तक इसने वो काम किए, लेकिन इसके अंदर अभी तक एडिसन का पार्टनर बनने की चाहत थी। फिर कुछ वक्त के बाद एडिसन ने अपनी डिक्टेटिंग मशीन इजाद की। उसके सेल्समैन ने कहा कि वो मशीन नहीं बिकेगी, कोई इसे नहीं खरीदेगा। एडविन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एडिसन से कहा कि वो ये मशीन बेचकर दिखाएगा, और उसने ऐसा ही किया। और उसने इस मशीन की सेल इतनी बढ़ा दी कि एडिसन ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इस मशीन को पूरे मुल्क में बेचने का, और यहाँ से ही उनकी पार्टनरशिप शुरू हो गई। एडविन बैरन्स की कामयाबी का एक ही राज था और वो उसकी चाहत थी, अ बर्निंग डिजायर। इस किताब में बताया गया है कि हम जो भी सोचते हैं हमारा दिमाग वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करता है। हम जो सोचते हैं वही होता है, इसलिए ये स्टेप बहुत अहम है। अपनी चाहत को पूरा करने के लिए 6 बुनियादी तरीके बयान किए गए हैं। सबसे पहले इस बात का तयन करें कि आप क्या चाहते हैं, कितने पैसे चाहते हैं। एक स्पेसिफिक गोल सेट करें, बिल्कुल साफ बताना है, जैसे 1 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, जो भी आप रकम इस पे लिखना चाहें। और दूसरा अहम तरीका ये बताना है कि आप इस चीज़ के बदले में क्या करोगे। जैसे कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप उसके मुतबादल में कोई काम करोगे, आप सेल्समैन की जॉब करोगे, सेल्समैन का काम करोगे, या कुछ भी करोगे, आप उसके मुतबादल एक गोल सेट करोगे। तीसरा मरहला, अपने मकसद के लिए एक वक्त मुकर्रर करो, एक डेडलाइन सेट करो जिससे पहले आपको अपना काम हर सूरत पूरा करना है। चौथा मरहला, एक प्लान क्रिएट करो कि कैसे अपना गोल अचीव करोगे। याद रहे कि ये प्लान शायद 100% ठीक ना हो, वो प्लान बदल भी सकता है। पांचवा मरहला, एक पेपर लो और ये सब उस पर लिखो कि कितना पैसा चाहिए, क्या करना है, टाइम और प्लान सब लिख दो। अब छठा तरीका वो हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे। डिजायर के बाद जो दूसरा असूल नेपोलियन हिल बयान करता है वो फेथ है। डिजायर बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा जब तक आपको यकीन नहीं होता कि आप अपना गोल हासिल कर लोगे। वो इसका पार्टनर इसलिए बना क्योंकि उसके अंदर डिजायर थी, लेकिन साथ ही उसे यकीन था कि वो कामयाब हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा असूल वो बयान करता है वो ऑटो सजेशन है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड जो सोचने का काम करता है, और दूसरा हिस्सा सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस अपने सब कॉन्शियस को जो भी काम देता है वो उसे फौरन करता है, जैसा कि जूते बांधना, ब्रश करना या कोई भी काम। उन सब कामों के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब काम आप इतनी दफा कर चुके होते हैं कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुके हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन कोई भी चीज पहले आपके कॉन्शियस माइंड से गुजरती है और फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। जैसे पहली बार जब आप जूते बांधते हैं तो आपको सोचना पड़ा होगा, लेकिन अब नहीं सोचना पड़ता। बस आपको यही चीज समझनी है, आपका जो भी गोल है, आपको जितने पैसे चाहिए, आपको इस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना है, और ये आप ऑटो सजेशन से ही कर सकते हैं।
ऑटो सजेशन से मुराद कि आप कोई भी चीज़ अपने आप से बार बार कहो और फिर एक टाइम आएगा जब वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। जैसे मान लो अगर आप अपने बारे में सोचते हो कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते, तो हो सकता है बचपन में आपके किसी दोस्त ने या किसी अजीज ने आपसे कहा हो कि पैसा कमाना बच्चों का काम नहीं, बहुत मुश्किल है। और हो सकता है ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन चुकी है। अब जब भी पैसों की बात आती है तो आप बगैर कुछ सोचे कह देते हो कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको अपनी बात सबकॉन्शियस माइंड में बिठानी है और उसको दो वजूहात से। पहली वजह यही है कि हम जो सोचते हैं वैसा ही होता है। जैसे बयान होता है कि तुम्हारे लिए वही है जिसका तुम गुमान करते हो, और ऐसा नहीं है कि हम सोचें हम अमीर बन जाएंगे तो हम अमीर बनना शुरू कर देंगे। हम वो सब अट्रैक्ट करते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है। डिज़ायर की बात करते हुए हमने 6 स्टेप बताए थे, जिनमें से छठा स्टेप ये है आपने जो भी लिखा है उसको यकीन के साथ पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको विजुअलाइज करना है, मतलब अपने दिमाग में सब कुछ देखना है जिससे आप चाहते हो। हर चीज़ को महसूस करो। अब आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, बिल्कुल असली स्केच बनाओ। ये विजुअलाइजेशन जितनी दफ़ा हो अच्छा है, लेकिन ख़ास तौर पर सुबह उठकर और सोने से पहले ज़रूर करना। आपने वो लिखा हुआ पूरे यकीन के साथ पढ़ना है। दो चीज़ों का ख्याल रखें, एक यकीन के साथ पढ़ें और दूसरा ये कि अगर आपसे ऐसा ना हो तो शुरू में आपको परेशानी होगी, लेकिन करते रहना है। नेपोलियन जो चौथा असूल बयान करता है वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज दो तरह का होता है, एक स्पेशलाइज्ड और दूसरा जनरल। जनरल मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में इल्म होना, जबकि स्पेशलाइज्ड मतलब किसी एक चीज़ के बारे में इल्म होना। या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा इल्म होना, या एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म होना। जनरल नॉलेज आपके पास जितना भी हो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। स्कूल में भी हम यही पढ़ते हैं, इसलिए हमारी डिग्रियां ज़्यादा काम की नहीं होती। नेपोलियन यहाँ पे तालीम की अहमियत से इनकार नहीं करता, लेकिन वो बस कह रहा है कि आप एजुकेटेड बनो, मतलब आप स्किल्ड नॉलेज को इस्तेमाल भी करो, उसका इस्तेमाल करके वो हासिल करो जो आप चाहते हो। नेपोलियन स्पेशलाइज्ड नॉलेज की अहमियत को बयान करते हुए यहाँ पे हेनरी फोर्ड की मिसाल देता है। फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड की तालीम बहुत कम थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो एजुकेटेड नहीं था। उसने लोगों को हायर किया, उनके पास इतना स्किल्ड नॉलेज था कि उन्होंने अपना गोल पूरा कर लिया। स्किल्ड नॉलेज आपके पास हो या आपके साथ किसी काम करने वाले के पास हो, बस वो होना चाहिए, और फिर इसका इस्तेमाल भी करें। स्कूल में जो कुछ हम सीखते हैं उसका 90% भी इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए डिग्रियां कुछ खास काम नहीं आती। बहुत से लोग बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, उनके पास स्किल्ड नॉलेज भी होता है, लेकिन फिर भी वो एजुकेटेड नहीं होते क्योंकि वो इसका इस्तेमाल नहीं करते, कोई मुकम्मल प्लान नहीं बनाते। कुछ लोग कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, जबकि ये एक पोटेंशियल पावर है। वो पावर जब बनेगा जब इसका इस्तेमाल होगा। इसलिए दो चीज़ें याद रख, एक तो स्किल्ड नॉलेज हो, दूसरा ये कि उसको इस्तेमाल कैसे करें। अब बारी आती है स्टेप 5 की, जो है इमेजिनेशन। इसका मतलब है कि किसी ऐसी सोच के बारे में सोचना जो अभी तक हुई नहीं है। डिज़ायर के चैप्टर में स्टेप 4 में जो प्लान बनाया था वो इमेजिनेशन की मदद से ही बना सकते हो। इमेजिनेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक सिंथेटिक और दूसरी क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन मतलब अपने पुराने आइडियाज़ और नॉलेज को इस्तेमाल करके कुछ बेहतर बनाओ, इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब है कि इसका इस्तेमाल करके हम कुछ नया बनाएं जो पहले ना हुआ हो। इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके एक प्लान बना सकते हैं, और हो सकता है कि प्लान पूरा ना हो, इसलिए इसका ठीक होना ज़रूरी नहीं है, इसे बदला जा सकता है। इमेजिनेशन का यूज़ जितना ज़्यादा होगा वो उतनी बेहतर होगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन के बारे में अगले चैप्टर में हम तफसील से बात करेंगे। अब बारी आती है चैप्टर नंबर 6, जो है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो आप एक टीम बना लो। सोचो कि आपकी टीम को क्या फ़ायदा होगा, मतलब आप उन्हें तनख्वाह दे सकते हो या किसी भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको इंगेज कर सकते हो। इसमें एक और अहम बात जो नेपोलियन यहाँ पे करता है, वो कहता है कि ऐसे प्लान बनाओ जिससे कस्टमर का फ़ायदा हो, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही बॉस है और वो है आपका कस्टमर। इसके अलावा आपने अपने काम की क्वांटिटी और क्वालिटी का ख्याल रखना है। ज़्यादा क्वालिटी हो और ज़्यादा क्वांटिटी भी होनी चाहिए, और काम आपका अच्छे मकसद के लिए होना चाहिए। और अपने काम को बेहतर बनाने के लिए खुद से सवाल करें कि मेरी सर्विसेज कैसी हैं और मैं इनको बेहतर कैसे बना सकता हूँ। मैं लोगों के साथ अपने रवैये को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। मैं वक्त का बेहतर इस्तेमाल और कैसे कर सकता हूँ। अब बात आती है चैप्टर नंबर 7 की, जो है डिसीजन, फैसला।
जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी आदत होती है कि वो जो फैसला लेते हैं उसे आसानी से बदलते नहीं हैं, जबकि नाकाम लोग बार बार फैसला बदलते रहते हैं। मिसाल के तौर पर हम सोचें कि हमने पढ़ना है और कुछ देर के बाद कहें कि कल पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करना। ऐसा भी नहीं है कि हम फैसला बदल नहीं सकते, लेकिन बदलना उस वक्त जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। लोग बहुत से प्लान बनाते हैं लेकिन जब पूरा करने की बात आए तो बार बार बदल देते हैं। अगर आपके अंदर शदीद चाहत है तो काफ़ी हद तक मुमकिन है कि आप इस पर अमल करेंगे। 8वें मरहले में नेपोलियन हिल बात करता है परसिस्टेंस की। वो कहता है कि परसिस्टेंस किसी भी गोल को हासिल करने के लिए बहुत कलीदी किरदार अदा करती है। मतलब अपने मकसद पर बगैर हार माने मुसलसल काम करते रहना। अगर मकसद पूरा करना है तो हार नहीं माननी। एडिसन कोई 10,000 दफ़ा फेल हुआ था, उसके बाद जाकर इलेक्ट्रिक बल्ब ईजाद किया था। गोल बना हो, उसे पूरा करने के लिए डिज़ायर हो और एक प्लान हो, और मनफी सोच से बचना है, मुस्बत सोच के साथ इस प्लान को फॉलो करते रहना है। इसके बाद वो बात करता है स्टेप नंबर 9, जिसमें वो पावर ऑफ द मास्टरमाइंड का तज़किरा करता है। इसका मतलब 2 या ज़्यादा लोग अपने इल्म का इस्तेमाल करें ताकि वो मिलकर कुछ हासिल कर सकें। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला ये कि आपको दूसरों का सहारा मिलता है, उनके इल्म का, उनके काम का सपोर्ट मिलता है, और दूसरा, ये पूरी दुनिया 2 चीज़ों से बनी है। एक मैटर, मतलब वो सारी चीज़ें जो हम देख सकते हैं, और दूसरी चीज़ एनर्जी। हमारे ख्यालात भी एक एनर्जी है। ये चीज़ इस पूरी किताब की सबसे अहम चीज़ है। हम जो सोच रहे होते हैं उस वक्त हम एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और पूरी कायनात एनर्जी का इस्तेमाल करके वो सारी चीज़ें बनाती है। अगर सिर्फ एक शख्स काम करेगा तो थोड़ी एनर्जी रिलीज़ करेगा, लेकिन अगर बहुत सारे लोग किसी गोल पर काम करेंगे तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं। इसलिए वो टीम वर्क को, टीम बनाकर काम करने पर जोर देता है। इसके बाद बारी आती है स्टेप नंबर 10, जो है मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसमुटेशन। इस पूरी किताब की जो बुनियाद है वो ये है कि हमारा दिमाग थॉट्स को रिलीज़ करता है और इन्हें रिसीव भी करता है। रिलीज़ करने के लिए वो सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करता है, और वही चीज़ें हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। अब देखना यह है कि थॉट रिसीव कैसे होते हैं, और थॉट के रिसीव होने को ही क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं। आपका जहन वाइब्रेट करता है, और जब तेज़ी से वाइब्रेट करता है तो थॉट्स रिसीव होंगे। अब दिमाग की वाइब्रेशन को बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं, जैसे म्यूजिक, अल्कोहल या फिर लव फीलिंग्स। लेकिन नेपोलियन कहता है कि ब्रेन वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा कारआमद और सबसे ज़्यादा ताकतवर जिनसी कुव्वत है। उसका सही तरीके से इस्तेमाल आपकी इमेजिनेशन की कुव्वत को बढ़ाता है, जो आपके मकसद की तकमील में बहुत मददगार साबित होती है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसीलिए नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देता है कि अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी औरत का इंतखाब करें जो आपकी उस बर्निंग डिज़ायर के हसूल के लिए आपको सपोर्ट करे। अब बारी आती है स्टेप नंबर 11, जो है द सबकॉन्शियस माइंड। हमारा दिमाग हमारे सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके हमारी ज़िंदगी में चीज़ें अट्रैक्ट करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज़ें स्टोर हुई हों। फिर हम बात करते हैं स्टेप नंबर 12 की, जो है द ब्रेन, दिमाग। दिमाग थॉट्स रिलीज करता है सबकॉन्शियस माइंड की मदद से, जिससे फिर जिंदगी में वही होने लगता है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टेप नंबर 13 की, जो है द सिक्स्थ सेंस, छठी हिस्स। इसका मतलब है क्रिएटिव इमेजिनेशन, मतलब बिल्कुल नए आइडियाज़ रिसीव होना। और इसके लिए सबसे पहले अपने दिमाग की वाइब्रेशन बढ़ानी होगी। दूसरा स्टेप है कि आप कंसंट्रेट करो। जैसे जब एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब ईजाद कर रहे थे तब वो 10,000 दफ़ा फेल हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो ये बल्ब कैसे ईजाद करे। फिर उसने क्रिएटिव इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया। पहले अपने दिमाग की वाइब्रेशंस को बढ़ाया, फिर कंसंट्रेट किया, अपनी डिज़ायर पर फोकस किया, और फिर सोचा कि अब मुझे जवाब मिल जाएगा, और पूरे यकीन के साथ इस जवाब का इंतज़ार किया। यकीन बहुत ज़रूरी है। यकीन होना चाहिए कि जवाब मिल जाएगा। शायद जवाब उसी वक्त ना मिले, बस कोशिश करते रहना है, और एक वक्त आएगा कि जवाब अचानक से मिल जाएगा। अगर आप अपने आप को दौलतमंद देखना चाहते हैं तो आपको नेपोलियन हिल की इन 13 असूलों को अपनाना होगा, और इसके साथ आपको अपने दिमाग को, इसकी फ़िलॉसफी को समझने के लिए तैयार करना पड़ेगा। आखिर में वो कहता है कि 6 ऐसे बुनियादी खौफ हैं जो इंसान को उसकी कामयाबी हासिल करने के रास्ते में आ सकते हैं। सबसे पहला खौफ वो कहता है
आपकी गुर्बत है, यकीन जाने कि ये आपको आपकी बर्निंग डिज़ायर को हासिल करने से नहीं रोक सकती। दूसरा वो कहता है तनकीद। किसी ने कहा है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तीसरे नंबर पर वो कहता है कि ख़राब सेहत या प्यार को खोने का डर, फिर बुढ़ापे का खौफ और मौत का खौफ। इस तरह से ये डर ऐसे हैं जो आपको आपकी कामयाबी या आपको दौलतमंद बनने से रोक सकते हैं। आपको इन 6 चीज़ों पर काबू पाना होगा, वरना आप क्रिएटिव इमेजिनेशन काम नहीं करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किताब आपको पसंद आई होगी। ये बुक मेरी भी वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स में से है। जैसे हर वीडियो के इख्तिताम पर मैं एक बात कहता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा अहम नुक्ता ना रहे जिस पर हम बात ना कर सकें, लेकिन ये किताब को पढ़ने के मुतबादिल नहीं है। इसका सिर्फ 2 ही मकासद हैं। एक ये कि हम इस वीडियो के ज़रिए आपको इस किताब को पढ़ने के लिए कायल कर सकें, और दूसरा ये कि अगर वक्त की कमी की वजह से आप ना पढ़ सकें तो कम से कम आपको बुनियादी नुकात मिल सकें जो आपकी ज़िंदगी में, आपको ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों में बेहतरी ला सकें। थैंक यू।